त्रिलोकपुर गांव में हरिकांत नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो अपने फसलों को उपजाने में बहुत मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत के मुताबिक फसल नहीं हुआ करती थी, जिस कारण उसका मनोबल गिरता जा रहा था। भोर हो गई थी, लेकिन हरिकांत अभी तक चारपाई पर लेटा हुआ था। सुनो जी, आज खेत पर नहीं जाना है क्या? कल आप कह रहे थे कि हमारी फसल तैयार हो गई है, आज उसे बेचने बाजार जाओगे। अरे थोड़ी सी तो फसल हुई है, उसे बेचकर 100-200 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। मेरी तो मेहनत बेकार चली जाती है। खेत में खून पसीना बहाने के बाद भी मुट्ठी भर फसल उगती है। अब बेटे, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। फसल थोड़ी हो या ज्यादा, उसे बाजार में जरूर बेच दे, थोड़े रुपए तो हाथ में आएंगे। पिता के कहने पर हरिकांत खेत पर जाता है। उसके खेत में थोड़ी बहुत गोभी और हरे मटर की फसल तैयार थी। वो उन्हें तोड़कर बाजार में बेच देता है, जिससे केवल 100 रुपए की कमाई होती है। पैसे लेकर वो घर जा रहा होता है। रास्ते में भोलू कई दिनों से खीर खाने की जिद कर रहा है, दूध ले लेता हूँ। वो किराने की दुकान से आधा लीटर दूध लेता है और घर आ जाता है। भोलू की माँ, देख मैं दूध लाया हूँ, आज खीर बना देना। आधा लीटर दूध से कितने लोगों के लिए खीर बनेगी? आप तो जानते हैं कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं। इतने दूध से तो सिर्फ 2 लोगों की खीर बन पाएगी। फसल बेचकर जो पैसे मिले उसमें से आधे पैसे से मैंने दूध ले लिया, आधे पैसे मैंने पिताजी की दवाई के लिए बचा कर रखे हैं। तू एक काम कर, दूध में थोड़ा पानी मिला देना, फिर तो 4 लोगों के लिए खीर बन जाएगी। बन तो जाएगी, लेकिन उसमें स्वाद कहाँ आएगा जी? फिर आप लोग ही कहोगे कि मैंने खीर अच्छी नहीं बनाई। अरे भाग्यवान, तू बस खीर बना दे, हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे। जब फसल ही अच्छी नहीं हो रही तो कमाई भी अच्छी नहीं होगी। तुझे दोष देकर क्या फायदा? अरे मेरी किस्मत ही खराब है। अरे अपनी किस्मत को क्यों कोस रहा है? मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। थोड़ा सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। वो दिन न जाने कब आएगा। किरण खीर बनाती है और सभी लोग खीर खाते हैं। माँ, तुमने खीर के साथ पूरी क्यों नहीं बनाई? भोलू बेटा, घर में सिर्फ चावल ही रखे हैं, आटा खत्म हो गया, इसलिए मैंने खीर बना दी। अगली बार मैं खीर के साथ पूरी भी बना दूंगी। भोलू खीर की कटोरी किरण की तरफ सरका देता है। जब तक पूरी नहीं मिलेगी मैं खीर नहीं खाऊंगा। भोलू बेटे, बस कुछ दिन और रुक जा, मैं तुझे खीर के साथ पूरी और सब्जी भी खिलाऊंगा। बहुत मान मनवल के बाद भोलू खीर खाता है। दूसरे दिन भोलू की माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, इस बार शहर की सबसे अच्छी दुकान से बीज लेकर आऊंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना, और ये कुछ रोटियां हैं, रास्ते में भूख लगेगी तब खा लेना। हरिकांत रोटियां लेकर शहर के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो शहर की सबसे अच्छी दुकान से महंगे बीज खरीद कर लाता है, जिसके लिए उसने अपने दोस्त शिवहर से कुछ पैसे उधार लिए थे। बीज लेकर वो वापस गांव आ जाता है। इस बार अच्छी फसल होने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुशी खुशी दूसरे दिन अपने खेत में सारे बीज लगा देता है। वो रोज खेत में पानी डाला करता और बीज से नए पौधे आने की उम्मीद करता। काफी दिन गुजर जाने के बाद अब तक तो नई फसल उगनी शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन बीज में से अंकुर तक नहीं फूटे। वो चिंता में पड़ जाता है। एक दिन, क्या बात है बेटे, तू परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? मैंने शिवहर से पैसे उधार लेकर महंगे बीज खरीदे थे। सोचा था इस बार बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन फसल होना तो दूर की बात है, बीजों में से नए पौधे तक नहीं आए। तू चिंता मत कर, मैं कल तेरे साथ खेत पर चलूंगा, देखता हूँ क्या बात है। दूसरे दिन आनंद हरिकांत के साथ खेत पर जाता है तो देखता है कि खेत ऐसे वीरान पड़ा है जैसे उसमें कोई बीज ही नहीं लगाया गया हो। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। तुझे अच्छी तरह से याद है ना कि तूने खेत में बीज लगाया था? कहीं तू कुछ भूल तो नहीं रहा? पिताजी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने अपने हाथों से वो बीज अपने खेत में लगाए थे। फिर बीज में से फसल क्यों नहीं आ रही? आप कहते थे ना कि अपनी किस्मत को मत दोष दे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मेरी किस्मत सचमुच में खराब है। ऐसा कहकर हरिकांत गुस्से में अपने खेत की मिट्टी को कोड़ने लगता है और अंदर के बीजों को निकालकर फेंकने लगता है। अरे अरे, ये तू क्या कर रहा है हरिकांत? है, इन बीजों को क्यों बर्बाद कर रहा है? ये तो पहले से ही बर्बाद है, इनका खेत में लगे रहना बेकार है। एक बार फिर मेरी मेहनत बेकार चली गई और कर्जा लिया सो अलग। वो रोने लगता है। उसी समय वहां एक व्यक्ति आता है। देखने में वो कोई सन्यासी लग रहे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। प्रणाम बाबा, आप कौन हैं? इस गांव में आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैं एक सन्यासी हूँ, इधर से गुजर रहा था तो किसी के रोने की आवाज सुनकर यहाँ चला आया। सन्यासी ने देखा कि हरिकांत बहुत रो रहा है। आनंद सन्यासी को सारी बात बताता है।
सन्यासी खेत में बिखरे बीजों को अपने हाथ में लेते हैं और अपनी मुट्ठी बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हरिकांत को वो बीज दे देता है। अरे ये बीज तो सोने की तरह चमक रहे हैं। इन बीजों को अपने खेत में लगा देना, तुम्हारे खेत सोना उगलने लगेंगे। ऐसा कहकर सन्यासी वहां से चले जाते हैं। हरिकांत उसी समय वो बीज अपने खेत में लगा देता है, जिसके बाद आनंद और हरिकांत घर आ जाते हैं। सुनिए जी, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। आज राशन नहीं आए तो हमें भूखा सोना पड़ेगा और ना जाने कब तक हमें यूं ही भूखा रहना पड़ेगा। बस थोड़े दिन और फिर हमारे खेत सोना उगलने लगेंगे। थोड़े दिन में ऐसा क्या हो जाएगा? जब शहर से लाए हुए महंगे बीज किसी काम के नहीं निकले तो अब खेत सोना कैसे उगलेगी? हरिकांत किरण को सारी बात बताता है। वो उसी समय अपने दोस्त शिवहर के पास जाता है और कुछ और पैसे उधार मांगता है। भाई पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अब सूद समेत लौटाना होगा। हाँ, अगर मंजूर है तभी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो शिवर भाई? दोस्ती में सूद कौन लेता है? अरे भैया, अब दोस्ती नहीं, मैं तुम्हारा देनदार हूँ और तुम लेनदार हो। शर्त मंजूर है तो बोलो। मुझे शर्त मंजूर है। शिवकांत हरिहर को पैसे दे देता है। वो उन पैसों को लेकर घर जा रहा होता है कि रास्ते में कुछ गुंडे हरिकांत को घेर लेते हैं और उससे पैसे छीन लेते हैं। हरिकांत रोता हुआ घर आ जाता है। क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? हरिकांत उसे सारी बात बताता है। घर में 2 मुट्ठी चने का सत्तू बचा था। मैंने भोलू और पिताजी को सत्तू का शरबत पिला दिया है। हम दोनों भूखे ही सो जाएंगे। दोनों पति पत्नी भूखे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठकर हरिकांत अपने खेत पर जाता है और बीज में पानी डालकर घर आ जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है उसी समय शिवहर वहां आ जाता है। शिवहर भाई तुम? अरे मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई है। अगर कल वाले पैसे तुमने खर्च नहीं किए हैं तो वापस कर दो भाई। क्या बताऊं शिवहर भाई, तुम्हारे पैसे ना तो खर्च कर पाया और ना मेरे काम आ सके। तुम क्या कहना क्या चाहते हो? हरिकांत एक दिन पहले वाली सारी घटना शिवहर को बताता है। अरे ये सब पैसे न देने के बहाने हैं। अगर पैसे नहीं देने हैं तो चलकर मेरे खेत में हल जोत दो। मेरे दोनों बैल बीमार हैं। खेत में हल चलाने के लिए मुझे 2 मजदूरों की तलाश है। मैं उन्हें पैसे देकर अपने खेत में हल चलवा लेता। तुम पैसे नहीं दे सकते तो मेरे खेत में तुम्हें हल चलाना होगा भाई। लेकिन शिवहर भाई। अरे मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें मेरा काम करना होगा या मेरे पैसे लौटाने होंगे, समझे? हरिकांत के पास पैसे तो नहीं थे। वो शिवहर के खेत में हल चलाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो उसके साथ उसके खेत पर जाता है और अकेले हल चलाने लगता है। 2 दिन से भूखे होने के कारण उसके शरीर में ताकत नहीं थी। वो हल चलाते हुए खेत में ही बेहोश होकर गिर जाता है, जिस कारण हल हरिकांत के ऊपर गिरता है और उसे चोट भी आ जाती है। शिवहर उसी हालत में उसे उसके घर पहुंचा देता है। हरिकांत बेटा, ये तुझे क्या हो गया? अरे बाबा के कंधे से खून बह रहा है। किरण हरिकांत के मुंह पर पानी के छींटे मारती है, तब उसे होश आता है। किरण उसके जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है। लगता है ऊपर वाले ने हमें बर्बाद करने की योजना बना डाली है। भूख के कारण पहले से ही कमजोर थे तो हल चलाने की क्या जरूरत थी? किरण अपनी सहेली से कुछ खाना मांग कर लाती है और पूरे परिवार को खाना खिलाती है। लगता है हमें भीख मांगकर ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर ऐसा ही है तो खेत बेच देता हूँ, कुछ पैसे तो आएंगे। वैसे भी उसमें फसल नहीं हो रही। ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन अपने खेत पर जाता है तो देखता है कि उसके खेत में हरे मटर की फसल लहरा रही है। मेरे खेत में हरे मटर की फसल? लगता है सन्यासी बाबा जी का चमत्कार है। वो हरे मटर तोड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही मटर उसके हाथ में आते हैं वैसे ही मटर के दाने सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर हरिकांत की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपने हाथ में कुछ सोने के हरे मटर लेकर दौड़ता हुआ अपने घर जाता है। किरण और आनंद को सारी बात बताता है। वे दोनों भी बहुत खुश होते हैं। सोने के मटर बेचकर वो ढेर सारे पैसे लेकर घर आता है। उस दिन हरिकांत के घर में खीर और पूरी सब्जी बनती है। माँ, आज खीर बहुत स्वादिष्ट बनी है। कितने दिनों के बाद खीर के साथ पूरी खाने को मिली है। भोलू बेटा, अब तो हमें रोज पूरी पकवान खाने को मिलेगा। हमारे खेत में जादुई सोने के हरे मटर जो उग रहे हैं। अब हरिकांत की दुनिया ही बदल जाती है। उसके हाथ में आते ही हरे मटर सोने के बन जाते और वो उन्हें बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। वो शिवहर के सारे पैसे सूद समेत वापस कर देता है। उसका परिवार अब खुशी खुशी जिंदगी गुजारता है। सोहन एक गरीब रिक्शा चालक था। वो दिन भर मेहनत करता और कड़ी धूप में सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारी का इंतजार किया करता, लेकिन उसके टूटे फूटे रिक्शे पर कोई बैठना नहीं चाहता था। फिर एक दिन सोहन को मिली एक लौकी बेचने वाली बूढ़ी अम्मा, और फिर क्या हुआ
जानने के लिए देखिए जादुई लौकी की कहानी। सोहन की 5 साल की बेटी मुन्नी जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे मुन्नी, क्यों रो रही है? सुबह से जिद लिए बैठी है कि लौकी की खीर खाऊंगी। अब खीर बनाने के लिए लौकी और दूध कहाँ से लाऊं? सोहन ने मुन्नी को समझाते हुए कहा। मुन्नी बेटी, आज शाम को मैं लौकी और दूध दोनों लेकर आऊंगा, तब तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए लौकी की खीर बना देगी। मुन्नी खुश होकर बोली, सच पापा, आप लौकी और दूध लाओगे ना? हाँ मुन्नी बेटी। थोड़ी देर बाद सोहन अपना रिक्शा लेकर सवारी की तलाश में निकल पड़ा। सोहन का रिक्शा काफी पुराना हो गया था और टूट फूट भी गया था, लेकिन उसकी मरम्मत कराने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि उसके रिक्शे की हालत देखकर कोई सवारी उसके रिक्शे पर नहीं बैठना चाहती थी। कभी उसे कोई सवारी मिल भी जाती तो वो बहुत कम पैसे देती। मालिक, इतनी दूर लेकर आया हूँ, कम से कम 50 रुपए तो देते। अरे अपने रिक्शे की हालत देखिए हैं? मुझे तो डर लग रहा था कि तुम्हारा रिक्शा कहीं जवाब न दे दे और कोई हादसा ना हो जाए। किसी तरह मेरी जान बची है भाई। उस आदमी ने सोहन को 20 रुपए पकड़ा दिए और चला गया। इस तरह सोहन की कमाई दिन पर दिन कम होती जा रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी। आज मुन्नी के लिए लौकी और दूध लेकर जाना है, इसलिए सोहन सड़क के किनारे खड़ा होकर सवारियों को आवाज लगाने लगा। आइए आइए, कितनी भी दूर जाइए, सिर्फ 20 रुपए में रिक्शे की सवारी कीजिए, आइए आइए। सोहन काफी देर तक आवाज लगाता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई सवारी नहीं मिली और सोहन की कुछ कमाई नहीं हुई। उदास होकर सोहन खाली हाथ ही घर लौट आया। सोहन के आते ही मुन्नी उसके पास दौड़ कर गई और उसके खाली हाथ को देखकर बोली, बाबा, आप ना दूध लेकर आए और ना लौकी। आपने कहा था ना कि आज आप दूध और लौकी लेकर आएंगे। सोहन ने मुन्नी को गोद में उठाकर कहा, अब मेरी प्यारी बिटिया, मैं तेरे लिए कल जरूर से लौकी और दूध लेकर आऊंगा, साथ में मावा भी लाऊंगा। मावा भी? फिर तो लौकी की खीर खाने में बड़ा मजा आएगा। मुन्नी चहकती हुई सोहन के गोद से उतरी और अपने खिलौनों से खेलने लगी। मुन्नी को तो समझा दिया, लेकिन अब खुद को कैसे समझाओगे? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन के डिब्बे खाली पड़े हैं, 2 वक्त की रोटी मिल पाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ ये रिक्शा बेच क्यों नहीं देते? कुछ पैसे मिल जाएंगे तो अपना कुछ काम शुरू कर लेना। तुम ठीक कह रही हो मुन्नी की माँ, मैं कल ही ये रिक्शा बेच दूंगा। उस दिन सोहन और उसका परिवार भूखा ही सो गया। दूसरे दिन सोहन रिक्शा लेकर निकला और उसे बेचने के लिए कबाड़ी वाले के पास गया। भैया, इस रिक्शे के 500 रुपए दूंगा। बस 500 रुपए? ये तो बहुत कम है भैया। तुम देख लो भैया, इससे ज्यादा पैसे कोई नहीं देगा। वैसे भी तुम्हारे रिक्शे में जान तो है नहीं, ये किसी के काम का नहीं है। इसके तो 500 रुपए भी बहुत है भैया। सोहन का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो रिक्शा बेचे, क्योंकि वो रिक्शा उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो रिक्शा बेचने ही वाला था कि उसकी नजर सड़क के किनारे बैठकर लौकी बेच रही एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी, जो टोकरी में लौकी लेकर बैठी थी। वो बूढ़ी अम्मा अपनी टोकरी उठाकर सिर पर रखकर चलने ही वाली थी कि उसकी टोकरी टूट गई और सारी लौकी जमीन पर बिखर गई। ये देखकर सोहन से रहा न गया। वो भागकर बूढ़ी अम्मा के पास आया और बोला, अम्मा, तुम्हारी टोकरी तो टूट गई, अब लौकी लेकर कैसे जाओगी? बेटा, मैं इन लौकियों को बेचने निकली थी, लेकिन अब लगता है इन्हें नहीं बेच पाऊंगी। इन्हें यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। धूप बहुत तेज है, जिस कारण मुझसे सड़क के किनारे बैठा नहीं जा रहा है। अम्मा, तुम्हारी लौकी तो एकदम ताजी और फ्रेश लग रही है। भला इन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जाओगी? यहाँ तो जानवर इन्हें खा जाएंगे या गाड़ियाँ इन्हें कुचल देंगी। तुम इन लौकियों को बेच दोगी तो तुम्हें इनके अच्छे पैसे मिलेंगी। लेकिन अब मैं इन्हें कैसे बेचूं? टोकरी तो टूट गई। अब एक एक लौकी लेकर तो नहीं बेच सकती ना। ये लौकियां मैंने अपने खेत में उगाई हैं, आज ही इन्हें तोड़ कर लाई हूँ। लेकिन लगता है अब इनकी किस्मत में रौंदा जाना ही लिखा है। तभी सोहन को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि वो अपना रिक्शा आज नहीं बेचेगा, क्यों ना वो बूढ़ी अम्मा की मदद कर दे। सोहन अपना रिक्शा बूढ़ी अम्मा के पास लेकर आया और उसकी सारी लौकियां अपने रिक्शे पर रखकर बोला, अम्मा, तुम रिक्शे पर बैठ जाओ,
मैं रिक्शा चलाता हूँ और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाज लगाऊंगा। इस तरह से तुम्हारी सारी लौकियां बिक जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग हैं। तुम्हें देखकर विश्वास हो गया, वरना कौन किसी के लिए इतना करता है। बूढ़ी औरत सोहन के रिक्शे पर बैठ गई और सोहन रिक्शा चलाने लगा। सोहन का रिक्शा तो पहले से ही टूटा फूटा और कमजोर था। लौकियों के बोझ से वो धीरे धीरे चल रहा था। सोहन अपनी पूरी ताकत लगाकर बड़ी मुश्किल से रिक्शे को खींच रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूरे शहर में घूम घूम कर आवाजें लगाने लगा। लौकी ले लो, ताजी ताजी रसीली लौकी ले लो। सोहन की आवाज सुनकर लोग उसके रिक्शे के पास आने लगे और उसके रिक्शे को रुकवाकर लौकी खरीदने लगे। सुबह से शाम हो गई। धीरे धीरे बूढ़ी अम्मा की सारी लौकियां बिक गई। सिर्फ एक लौकी बच गई। उस एक लौकी को देखकर सोहन ने अपने मन में सोचा, काश ये लौकी मैं खरीद पाता तो आज मुन्नी की लौकी की खीर खाने की इच्छा पूरी हो जाती। कितने दिनों से लौकी के खीर की रट लगाए हुए है। लेकिन सोहन के पास उस लौकी को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि सारा दिन उसने कोई सवारी नहीं बिठाई थी। सिर्फ बूढ़ी अम्मा की लौकी बेचता रहा और इस काम के लिए वो बूढ़ी अम्मा से पैसे नहीं लेना चाहता था। सोहन ये सोच ही रहा था कि तभी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। हाँ अम्मा, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम बस रास्ता बताती जाना है। बूढ़ी औरत सोहन को रास्ता बताने लगी और थोड़ी देर के बाद उसका घर भी आ गया। बूढ़ी अम्मा रिक्शा से उतर गई। बूढ़ी अम्मा को उनके घर छोड़कर सोहन जाने लगा। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। बूढ़ी अम्मा के पास जो एक लौकी बची थी, वो लौकी उन्होंने सोहन को देते हुए कहा, रुक जा बेटा, ये लौकी तो लेता जा। नहीं अम्मा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तुम रात में क्या खाओगी? तुम इस लौकी की सब्जी बनाकर खा लेना। बेटा ये लौकी मैंने तेरे लिए ही तो बचा कर रखी थी। इसे अपने घर ले जा। आज से तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सोहन हैरानी से अम्मा की ओर देखने लगा। बेटा ये कोई साधारण लौकी नहीं है, ये जादुई लौकी है। इस लौकी के जितने ही टुकड़े करोगे, हर टुकड़ा तुम्हारी इच्छा के अनुरूप बदल जाएगा। सोहन को बूढ़ी अम्मा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बूढ़ी अम्मा से लौकी ले ली और घर आ गया। उस दिन मुन्नी लौकी देखकर बहुत खुश हुई। माँ देखो, बाबा लौकी लेकर आए हैं। आज तो घर में लौकी की खीर बनेगी। ये क्या, आप तो रिक्शा बेचने गए थे ना? हाँ, बेचने तो गया था लेकिन नहीं बेच पाया। मोहन ने संगीता को बूढ़ी अम्मा वाली सारी बात बताई। तो क्या ये सच में जादुई लौकी है? लेकिन वो बूढ़ी अम्मा कौन थी? उनके पास जादुई लौकी कहाँ से आई? पता नहीं ये लौकी जादुई है भी या नहीं। ये तो लौकी काटने पर ही पता चलेगा। संगीता ने लौकी के 4 टुकड़े काटे। मुन्नी को लौकी बहुत पसंद थी। लौकी के टुकड़े देखकर उसने कहा, माँ कितना मजा आ जाएगा अगर लौकी की खीर के साथ लौकी के कोफ्ते, लौकी की पूरी भी खाने को मिल जाती। मुन्नी के इतना कहते ही लौकी का एक टुकड़ा लौकी के कोफ्ते में बदल गया, दूसरा टुकड़ा लौकी की ढेर सारी पूरी में बदल गया, तीसरा टुकड़ा लौकी की खीर में बदल गया और चौथा टुकड़ा वैसा ही रहा। ये तो सच में जादुई लौकी है। अब हम इस चौथे टुकड़े का क्या करें? क्या लौकी का ये चौथा टुकड़ा हमें ढेर सारे रुपए पैसे दे सकता है? संगीता के इतना कहते ही लौकी का चौथा टुकड़ा ढेर सारे रुपए पैसे में बदल गया। वो बूढ़ी अम्मा कोई साधारण औरत नहीं थी। शायद भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए भेजा था। उस दिन सोहन, संगीता और मुन्नी तीनों ने पेट भर कर पकवान खाए। मुन्नी ने लौकी की खीर स्वाद ले लेकर खाई। कितनी स्वादिष्ट लौकी की खीर है, मजा आ गया। बाबा क्या हमें ऐसा खाना रोज खाने को मिलेगा? हाँ मुन्नी बेटी, अब हमें ऐसा खाना रोज मिलेगा। जादुई लौकी की मदद से सोहन और उसके परिवार की गरीबी दूर हो गई थी। सोहन ने अपने रिक्शे की मरम्मत करवा कर उसे एकदम नया बना दिया। अब उस रिक्शे पर सवारियां आने लगी थी। बूढ़ी अम्मा की जादुई लौकी की मदद से सोहन की जिंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। वो दिन रात तरक्की करने लगा। उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। सोनू बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास खेती के लिए बहुत छोटी सी जमीन थी। एक रात सोनू के खेत में किसी ने आग लगा दी।
अब सोनू क्या करेगा? उसके परिवार की रोजी रोटी कैसे चलेगी? जानने के लिए देखते हैं जादुई जामुन का पेड़। सोनू अपने जलते हुए खेतों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो खेतों में जितना पानी डालता, आग उतनी ही फैलती जा रही थी। किसी ने आधी रात को उसके खेत में आग लगा दी। आग पर काबू पाना सोनू के लिए नामुमकिन हो रहा था और देखते ही देखते सोनू की आंखों के सामने उसकी सारी फसल जलकर राख हो गई। सोनू फसल के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। न जाने मुझ गरीब की फसल से किसको जलन हो रही थी, किसने मेरी फसल में आग लगा दी। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब मैं क्या करूं? मेरे परिवार का गुजारा कैसे चलेगा? सोनू की पत्नी रीमा और बेटी गुनिया उसके बगल में बैठे हुए थे और अपने जले हुए खेत को निहार रहे थे। गुनिया के बाबा, जो होना था वो तो हो गया, अब रोने से क्या फायदा? हम कल खेत की सफाई करेंगे और फिर से फसल उगाएंगे। काफी देर समझाने के बाद रीना ने सोनू को चुप कराया और तीनों सोने चले गए। दूसरे दिन तीनों अपने खेत पर गए। गुनिया के बाबा, हमें अपने खेत की सफाई कर लेनी चाहिए, तभी तो फसल की बुआई होगी। हाँ गुनिया की माँ, चलो खेत की सफाई करते हैं। खेत की सफाई करने में नन्ही गुनिया भी सोनू और रीना का साथ दे रही थी। वो अपने नन्हे हाथों से राख उठा उठा कर फेंक रही थी। तभी गुनिया की नजर राख के ढेर में दबे एक छोटे से पौधे पर गई, जो अभी भी हरा भरा था। बाबा, ये देखो, इतनी आग में भी ये पौधा नहीं जला और सही सलामत है। छोटे से पौधे को देखकर सोनू और रीना भी हैरान रह गए। गुनिया की माँ, कल रात हमारी सारी फसल जल गई, लेकिन ये छोटा सा पौधा कैसे बचा रह गया? न जाने ये किस चीज का पौधा है। जाकुरा के साइयां मार सके न कोई। शायद ये पौधा हमारे लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आया है। हम इस पौधे की खूब देखभाल करेंगे। उस दिन से सोनू और रीना उस पौधे की देखभाल करने लगे। उन्होंने पौधे के आसपास की जमीन साफ करके वहाँ एक क्यारी बना दी और रोज उस पौधे में पानी देने लगे। वो पौधा आम पौधों से अलग था। वो आम पौधों की तुलना में काफी जल्दी बड़ा हो रहा था। गुनिया के बाबा, ये पौधा तो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। मैंने किसी पौधे को इतनी जल्दी बड़ा होता नहीं देखा। हाँ गुनिया की माँ, मुझे तो ये एक जादुई पौधा लगता है। सोनू और गुनिया बिल्कुल ठीक समझ रहे थे। वो पौधा एक जादुई जामुन का पौधा था। वो पौधा बहुत जल्दी बड़ा होकर एक पेड़ में तब्दील हो गया। एक दिन सुबह जब रीना और सोनू उस जामुन के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वो पेड़ जामुन के फलों से लदा हुआ था। गुनिया की माँ, पेड़ में ढेर सारे जामुन लग गए हैं। क्यों ना हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दें? हाँ गुनिया के बाबा, हमारे जामुन बहुत बड़े बड़े हैं और देखने में बहुत स्वादिष्ट भी लग रहे हैं। इन्हें बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि पेड़ से अपने आप सारे जामुन झड़ने लगे और जमीन पर गिरने लगे। गुनिया जल्दी से एक टोकरी लेकर आई और सारे जामुन टोकरी में भरने लगी। गुनिया ने एक जामुन चखा। वाह, कितने रसीले और मीठे जामुन हैं। मजा आ गया, इन्हें तो मैं खाऊंगी। गुनिया ने जामुन से भरी टोकरी उठाकर अपने सिर पर रख लिया और दौड़कर घर की ओर जाने लगी। सोनू ने पीछे से आवाज लगाई, रुक जा गुनिया, टोकरी बहुत भारी है। लेकिन गुनिया नहीं रुकी। वो दौड़ रही थी और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। गुनिया जमीन पर गिर गई। सारे जामुन बिखर गए। गुनिया के पैर में चोट लग गई थी। काफी खून बह रहा था। तभी सोनू और रीना भी उसके पास पहुंच गए। टोकरी लेकर भागने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब चोट लगा ली ना। गुनिया जोर जोर से रो रही थी। रीना उसे गोद में उठाकर घर ले आई। सोनू ने सारे जामुन टोकरी में रखे और उनके साथ घर आ गया। रीना ने गुनिया की चोट पर पट्टी बांधी, लेकिन खून का बहना नहीं रुक रहा था। गुनिया के बाबा, लगता है हमें गुनिया को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इसका खून तो बंद ही नहीं हो रहा। तभी जामुन की टोकरी में से आवाज आई, जामुन पीसकर उसका रस गुनिया की चोट पर लगा दो, चोट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आवाज सुनकर तीनों हैरान रह गए। गुनिया के बाबा, आपने ये आवाज सुनी? हाँ, ये आवाज तो जामुन की टोकरी से आ रही है। तभी फिर से आवाज आई, मैं जादुई जामुन हूं। मेरे फलों का रस किसी भी घाव पर लगाने से घाव मिनटों में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला जामुन भी जादुई होते हैं क्या? यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। तुम्हारी सारी फसल जल गई थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा पौधा नहीं जला, क्योंकि वो
एक जादुई जामुन का पौधा था। गुनिया के बाबा, ये जामुन सही कह रहे हैं। ये जादुई जामुन के पेड़ के जामुन हैं। रीना ने झटपट कुछ जामुनों को पीसा और उनका रस निकाला और गुनिया की चोट पर लगा दिया। पलक झपकते ही गुनिया की चोट ऐसे ठीक हो गई जैसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई जामुन है। अब सोनू अपने जामुनों को दवाइयों की तरह बाजार में बेचने लगा। आओ आओ, जादुई जामुन ले जाओ, आओ आओ। गांव के लोग सोनू के पास आने लगे। जादुई जामुन? भला जामुन जादुई कैसे हो सकता है भैया? मालिक, इस जामुन के रस को किसी भी चोट या घाव पर लगाने से वो फौरन ठीक हो जाएगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, मेरी बेटी के चेहरे पर जलने के निशान है, जिसके कारण उससे कोई शादी नहीं कर रहा है। क्या ये जामुन उसके जख्मों को ठीक कर देंगे? अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, बता रहा हूं। बिल्कुल ठीक हो जाएगा मालिक। ठीक है, 1 किलो जामुन दे दो। सोनू ने राम अवतार को 1 किलो जामुन दे दिए। राम अवतार जामुन लेकर घर गया और उसे पीसकर उसका रस अपनी बेटी के जले के निशान पर लगा दिया। मिनटों में ही उसके जख्म ऐसे ठीक हो गए जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। राम अवतार बहुत खुश हो गया। कुछ दिन के बाद वो सोनू के घर आया। सोनू भाई, तुम्हारे जादुई जामुनों के कारण मेरी बेटी के चेहरे से जलने के निशान ठीक हो गए हैं। मेरी तरफ से 20,000 रुपए और कुछ सोने के गहने रख लो। तुम्हारे जादुई जामुन ना होते तो शायद मेरी बेटी की शादी कभी नहीं हो पाती। ये तो जादुई जामुन के पेड़ का कमाल है। राम अवतार भाई, तुम जादुई जामुन के पेड़ का धन्यवाद करो और ये रुपए और गहने पेड़ को दे दो। भला एक पेड़ रुपए और पैसों का क्या करेगा भैया? भले ही वो कुछ ना करे, लेकिन इसका असली हकदार वो जादुई जामुन का पेड़ ही है। राम अवतार ने रुपए और गहने जादुई जामुन के पेड़ के पास रख दिए और पेड़ का धन्यवाद किया। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग सोनू के पास जादुई जामुन खरीदने आते और बदले में उसे अच्छे पैसे देकर जाते। सोनू गांव वालों से कहता कि वे पैसे जादुई जामुन के पेड़ को दे दें। गांव वाले ऐसा ही करते। जादुई जामुन के पेड़ के पास काफी सारे पैसे इकट्ठे हो गए थे। कोई भी उन पैसों की तरफ बुरी नजर से नहीं देखता था, लेकिन सोनू का पड़ोसी गोपी ये सब देखकर बहुत जल रहा था और एक रात उसने योजना बनाई। इस जादुई जामुन के पेड़ के कारण सोनू अमीर बन गया। क्यों ना इसके सारे पैसे मैं उड़ा लूं और जादुई जामुन का पेड़ ही काट दूं। ना रहेंगे जादुई जामुन और ना सोनू उन्हें बेच पाएगा। जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे सारे पैसे सोनू के हैं, लेकिन अब मेरे हो जाएंगे। उस रात गोपी जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास रखे सारे पैसे अपनी झोली में भरकर भागने लगा। जैसे ही गोपी वहां से जाने लगा, जादुई जामुन के पेड़ के जामुन पत्थर बनकर उस पर बरसने लगे। ताबड़तोड़ पत्थरों की चोट से गोपी चिल्लाने लगा और घायल होकर वहीं गिर गया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सोनू और रीना की नींद खुल गई। वे भागकर जादुई जामुन के पेड़ के पास आए तो देखा कि जादुई जामुन पत्थर बनकर गोपी के ऊपर बरस रहे थे। लेकिन सोनू और रीना को देखते ही पत्थरों का बरसना रुक गया। गोपी बुरी तरह से घायल हो गया था। सोनू उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया। रीना ने जादुई जामुनों को पीसकर उनका रस निकाला और गोपी के जख्मों पर लगाने लगी, जिससे गोपी ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने सोनू और रीना से कहा, सोनू भाई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी फसलों को देखकर जलता था, इसलिए मैंने ही तुम्हारे खेतों में आग लगाई थी। फिर भी भगवान ने तुम्हें जादुई जामुन का पेड़ दिया, जिसे बेचकर तुम्हारी अच्छी कमाई होने लगी, जिसे देखकर मैं एक बार फिर तुमसे जलने लगा और जादुई जामुन के पेड़ के पास रखे पैसे चुराने आया था। मैं जादुई जामुन के पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन इसकी सजा मुझे जादुई जामुनों ने दे दी है। ये लो तुम्हारे पैसे। ये पैसे मैंने जादुई जामुन के पेड़ के पास से चुराए हैं। इन पैसों पर तुम्हारा हक है। कोई बात नहीं गोपी भाई, गलतियां तो सबसे होती हैं, सो तुमसे भी हो गई। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें माफी मांगनी है तो जादुई जामुन के पेड़ से मांगो। गोपी उस समय जादुई जामुन के पेड़ के पास गया और पेड़ से माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन आज के बाद सोनू और उसके परिवार का बुरा मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ठीक है जादुई जामुन के पेड़, मैं अब कोई गलत काम नहीं करूंगा। हाँ। गोपी वहां से चला जाता है।
कुछ ही दिनों में सोनू और उसका परिवार जादुई जामुनों को बेचकर बहुत अमीर बन गया। अब सोनू ने अपने पूरे खेत में उन जादुई जामुनों के बीज लगा दिए थे, जिनसे जादुई जामुन के और भी पेड़ उगाए। सोनू उन पेड़ों में फले जामुनों को अब शहर भी ले जाकर बेचने लगा और खूब मालामाल हो गया।